सभी विद्यार्थियों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आपके पास में आ चुकी है। प्रवेश पत्र भी अपलोड होने लग गए हैं। जिनके भी प्रवेश पत्र गुम गए हैं वह अपने गुरुजनों से कहकर अपने नए प्रवेश पत्र को जारी करवाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, आज भूगोल के अंतर्गत कक्षा 12 के भूगोल के अंतर्गत अध्याय 18 की अपन चर्चा करेंगे। कृषि, भारत की महत्वपूर्ण कृषि के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो अपने लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो सबसे पहले ही अपन बिंदु की चर्चा करें कृषि से संबंधित। कृषि कहते किससे हैं, पहला अपना महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में ही ध्यान से देखते हैं। कृषि कहते किससे हैं। कृषि परिभाषा, कृषि शब्द दो लैटिन शब्दों से व्युत्पन्न हुआ है। कृषि शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों से हुई है। इसमें एगर का अर्थ है स्थल, एगर का अर्थ क्या है, स्थल, तथा कल्चर का अर्थ है खेती। अर्थात जो कृषि शब्द बना है वो किससे बना है, एग्रीकल्चर। तो एगर का अर्थ हो गया स्थल और कल्चर का अर्थ क्या हो गया, खेती। भूमि को जोतकर अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही कृषि या खेती कहते हैं। कहने का मतलब भूमि को जोतकर और अनाज उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कृषि या खेती कहते हैं अपन। अर्थात कृषि खेती व वानिकी के माध्यम से खाद्यान्न व अन्य सहायक उत्पादकों के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय है। कृषि का प्रारंभ 8000 ईसा पूर्व दक्षिणी पूर्वी मानसून एशिया में हुआ। रूसी कृषि वैज्ञानिक वेविलॉक ने 1951 में कृषि उद्भव के 8 केंद्र स्थल बताए, जिसमें एक भारत भी था। भारत में कृषि का महत्व। विद्यार्थियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें जो भी नई वीडियो अपलोड करूं। और अगर हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है बराबर और सही लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब अपना टॉपिक आता है भारत की कृषि का महत्व। भारत में कृषि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है कृषि। भारत की 55% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के 40.5% भाग पर कृषि कार्य होता है। कृषि का जीडीपी में योगदान 17.5% तथा विदेशी आय का 13% कृषि से प्राप्त होता है। अतः राष्ट्रीय कृषि आय का प्रमुख स्रोत भी है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत भी कृषि माना जाता है। कृषि खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ रोजगार व उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला बिंदु है, भारतीय कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, मानसून पर। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून की कृषि भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। यहाँ जो अपने को उत्पादन की क्षमता है वो बहुत कम प्राप्त होती है। कृषि जोतों का आकार छोटा है। कृषि भूमि पर जनसंख्या भार अधिक है। चारा फसलों की कमी होती है। भारतीय कृषक गरीबी के कारण खेती में पूंजी निवेश कम करता है। सातवां, खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि जीविकोपार्जन का साधन मानी जाती है। भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि कार्य पशुओं पर निर्भर होता है, अर्थात अधिकतर जो कार्य किए जाते हैं वो पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर किस तरह से है, समझिएगा। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। अच्छी वर्षा की उम्मीद में भारत के किसान खेतों में बुआई कर देते हैं, परंतु मानसून की अनिश्चितता होने के कारण कभी भी फसल नष्ट हो जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा था। क्या कहा था, मानसून का जुआ। जिस प्रकार से सट्टा खेला जाता है ना, सट्टे में पैसे भी अपने को प्राप्त हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अपना मानसून में कभी अच्छी वर्षा भी हो सकती है, कभी
न भी हो सके। तो भारत में कृषि के प्रकार, अब देखिए भारत में कृषि के प्रकार। भारत में कृषि निम्न रूप से प्रचलित है। पहली है निर्वहन या वाणिज्य कृषि, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। इनमें देखिए आर्द्र व शुष्क कृषि, और तीसरा है गहन या विस्तृत कृषि, जिसमें से पहले पार्ट के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, निर्वहन एवं वाणिज्य कृषि के बारे में। तो देखते हैं निर्वहन एवं वाणिज्य कृषि के बारे में। निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि का मुख्य उद्देश्य परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। निर्वहन कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। निर्वहन कृषि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो है आदिम निर्वहन कृषि और एक गहन निर्वहन कृषि। अब यहाँ पर भी इनके भी दो प्रकार है, एक तो स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि। और गहन के अंतर्गत चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए आदिम निर्वहन कृषि के बारे में अपने को डिटेल से चर्चा करनी है। आदिम निर्वहन कृषि यह भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, अर्थात प्रारंभिक जीविका, जो जीने के लिए, जीविका यापन करने के लिए जो निर्वाह करते हैं, वह कृषि हो सकती है या स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि भूमि के छोटे क्षेत्र आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल आदि की मदद से की जाती है। आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल आदि की मदद से की जाती है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि भी इसी को ही कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड में हुई। इस कृषि में किसान जमीन के छोटे टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के करने के तरीके को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादन कम होता है। देश के विभिन्न भागों में इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला नाम है जूमिंग कृषि, जो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इनको जूमिंग की कृषि कहते हैं। दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो स्थान है, वहाँ पर ऐसी खेती को दीपा कहा जाता है। वेबर छत्तीसगढ़ के इलाकों में इस तरह की खेती को वेबर के नाम से भी जाना जाता है। पोदू आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय इलाकों में इसे पोदू कहा जाता है। पोनम ये केरल के क्षेत्र में कहा जाता है। छिप्पा पेंडा ये गौड़ प्रायद्वीपीय पठार जो भाग हैं उनमें इस तरह के नाम से भी जाना जाता है। और कुमारी पश्चिमी कुमारी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट में, और खील कहा जाता है हिमालय में, और वालराज चिमाता या दजिया कहा जाता है राजस्थान में। स्थानांतरित कृषि को वालराज चिमाता दजिया राजस्थान में कहा जाता है। अब विद्यार्थियों स्थायी कृषि के बारे में अपने को अध्ययन करना है। देखिए स्थायी कृषि यह स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कृषि निश्चित स्थानों पर की जाती है। इसे स्थानबद्ध कृषि भी कहते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कृषि पद्धति है। इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ पशुपालन का कार्य मिश्रित कृषि कहलाता है। यह कृषि मध्य हिमालय तथा प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है, अर्थात स्थायी कृषि इन भागों में की जाती है। गहन निर्वहन कृषि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को गहन निर्वहन कृषि कहते हैं, अर्थात यांत्रिक विधियों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वहन कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस कृषि में मानव श्रम का प्रयोग अधिक होता है तथा सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। एक ही क्षेत्र पर एक से अधिक फसलें बोई जाती है, जिसे फसल आवर्तन भी कहते हैं। उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान आधुनिक युक्तियां अपनाते हैं। फसल प्रधानता के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। पहली है चावल प्रधान। चावल प्रधान के अंतर्गत देखिए दोस्तों,
गहन निर्वहन कृषि, इसकी प्रमुख फसल चावल है जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। दूसरा है गेहूं प्रधान गहन कृषि, तो जहाँ पर गेहूं उत्पादन किए जाते हैं। गेहूं इसकी प्रमुख फसल है जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम भाग में इस तरह की कृषि की जाती है। अब आगे देखिएगा, वाणिज्य व्यापारिक कृषि के बारे में अपने को अध्ययन करना है, तो समझिएगा वाणिज्य या व्यापारिक कृषि। वाणिज्य या व्यापारिक कृषि, इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्ष्य अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। इसमें एक ही प्रकार की फसल का अधिक उत्पादन करके आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के आधार पर। अब आर्द्र एवं शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहता है, वहाँ आर्द्र कृषि की जाती है। गंगा के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत में आर्द्र प्रकार की कृषि की जाती है। और अगली है शुष्क कृषि। जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सिंचाई का अभाव होता है, वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, कपास आदि शुष्क कृषि की फसलें हैं। भारत में शुष्क कृषि अरावली के पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय रांची, झारखंड में स्थापित किया गया है, जो भारत की शुष्क क्षेत्रों की जलवायु, प्राकृतिक दशा तथा उचित बीजों का चयन करके शुष्क क्षेत्र हेतु कृषि की योजना बनाता है। अब अगला बिंदु आ रहा है अपना गहन व विस्तृत कृषि। तो देखिएगा गहन कृषि। गहन कृषि का प्रमुख उद्देश्य कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करना होता है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है? कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना होता है। खेत का आकार छोटा, भूमि की तुलना में अधिक श्रमिक अधिक फसल चक्रण, बहुफसलों का मतलब एक से अधिक फसलें, है ना, मानवीय श्रम की प्रधानता अर्थात व्यक्तियों के द्वारा काम करना, है ना, आदि इसकी प्रमुख विशेषता है। उत्तर भारत में अधिकांश भागों में इस तरह की गहन कृषि की जाती है। और अगली है विस्तृत कृषि। जिन देशों में जनसंख्या की तुलना में भूमि अधिक होती है अर्थात जमीन ज़्यादा हो, वहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में मशीनों व यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है, जिसे विस्तृत कृषि के नाम से जाना जाता है। अब अगला है चकबंदी योजना। भारत में चकबंदी योजना के तहत कृषकों के जगह जगह बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर मिलाना ही चक कहलाता है या चक दिया जाता है, जिससे कृषि जोतों का आकार विस्तृत हो जाता है। फलस्वरूप कृषि कार्य में सुविधाओं के लिए साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यह योजना पूर्ण हो चुकी है। अब अगली कृषि आती है अपनी जैविक कृषि। तो जैविक कृषि के बारे में देखिएगा विद्यार्थियों। जैविक कृषि समझना, जैविक खाद एवं परंपरागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूल कृषि है जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। इसमें रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता और कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशों का मतलब है कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ जो खरपतवार को नष्ट करती है आदि के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों जैसे संसाधनों से खेती की जाती है। जैविक कृषि का मूल उद्देश्य तेजी से बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण प्रक्रिया अपनाकर जैविक विधियों से कीट व रोगों पर नियंत्रण रखते हुए दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पाद प्राप्त हो सके। पर्यावरण एवं जीवन के लिए उपयोगी होने के कारण इसे प्राकृतिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। 18 जनवरी 2016 को बन गया था। महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैविक कृषि करने वाले भी राज्य हैं।
अब जैविक कृषि व रासायनिक कृषि में अंतर वेरी मोस्ट रहेगा आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। 2 नंबर में आपसे ये अंतर पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। तो इन चारों अंतरों को आप रट्टा मार लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। अंतर, जैविक कृषि के बारे में पढ़ते हैं। जैविक खाद एवं परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है जैविक का जैविक पदार्थ द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जैविक कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। और चौथा है जैविक खाद भूमि में उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक होता है, अर्थात उपजाऊपन बढ़ता है भूमि का। जबकि रासायनिक कृषि में होता क्या है, रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया करके की जाने वाली कृषि को रासायनिक कृषि कहते हैं। रासायनिक खाद पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, अर्थात नुकसानदायक है। मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है रासायनिक कृषि में। रासायनिक खाद से भूमि की उर्वरक शक्ति भी नष्ट होती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अंतर थे, उन अंतरों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा 2 और अंतर हैं, इनको भी आप देखिएगा। 5वां बिंदु है आपका जैविक कृषि से उत्पादित खाद्यान्नों के उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और छठा बिंदु है जैविक खाद में कंपोस्ट, गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ आदि सम्मिलित है। इसके बाद में देखिए रासायनिक कृषि से उत्पन्न खाद्यान्नों के उपयोग से मानव व जीवों की में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और रासायनिक खादों में फास्फेट, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, मैंने भारतीय कृषि जो ऋतु के आधार पर की जाती है उसका एक चार्ट बनाया है। उसमें देखिए खरीफ की फसल जून से सितंबर के महीने में बोई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण फसलें हैं उत्तरी भारत के लिए चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत है। जबकि दक्षिणी भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली खरीफ की फसल में। जबकि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो भी आप देखिएगा, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। जबकि उत्तरी भारत में केवल कौन कौन सी, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ। और दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली बोई जाती है। जायद की फसलें, देखो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जायद की फसल। तो जायद की फसल में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, ये सब जायद की फसलें जो उत्तर भारत में की जाती है। और दक्षिणी भारत में की जाने वाली जायद की फसलें चावल, सब्जियां और चारा फसल, ये सभी दक्षिणी भारत में की जाने वाली जायद की फसलें हैं। अब विद्यार्थियों, भारत की मुख्य कृषि फसलें, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारत की मुख्य कृषि फसलें जिनमें चावल, रे सब आएंगे, आपके अलग अलग फसल के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, अध्ययन भी करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिएगा। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को देखा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा सहयोग भी आप भरपूर देंगे। धन्यवाद सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को।